एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गुजरात से, जहां राज्य सरकार ने एक बेहद अहम फैसला किया है। दूसरे राज्यों के फंसे हुए मजदूरों को उनके राज्यों तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार करेगी और इसके लिए योजना भी बनाई जा रही है। उन्होंने ऐसे मजदूरों से आवेदन मंगवाने शुरू कर दिए हैं। बसों के इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकारी बसों के इंतजाम करने की बात कह दी गई, लेकिन केंद्र सरकार की परमिशन का इंतजार है और इसके बाद राज्य की सीमा तक इन मजदूरों को छोड़ दिया जाएगा ताकि वो अपने अपने राज्यों की तरफ जा भी सकें। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब को हमने रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पर जो बाहर के श्रमिक वर्ग के लोग हैं वो अपने वतन जाना चाहते हैं। लॉकडाउन की वजह से अभी यहाँ पर भी इंडस्ट्री बंद है और कुछ दिन बंद रहने की संभावना है और उनके घर से भी बहुत फ़ोन आ रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी साहब को रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने कलेक्टर श्री को सूचना दी है कि जो अपने वाहन में अपनी व्यवस्था से जाना चाहते हैं उनको परमिट कीजिए। तो वही प्रोसेस हमने शुरू किया। वो लोग अपने ऑनलाइन भी वो कर सकते हैं और उसके अंदर कौन सी गाड़ी में जाना चाहते हैं, कितने लोग हैं, वो सब वो डिटेल के साथ अप्लाई करेंगे तो उनको परमिट मिल जाएगी। वो कलेक्टर ऑफिस नहीं जा सकते, ऑनलाइन ही कर सकते हैं। जनक दवे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जनक, ये बेहद अहम फैसला गुजरात सरकार का भी, लेकिन अगर वो सीमावर्ती राज्यों तक ही छोड़ देंगे तो जो दूर दराज के राज्यों के लोग हैं वो कैसे जाएंगे? क्या पूरा प्लान तैयार है सरकार की ओर से? देखिए प्रशांत, जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सीमावर्ती इलाके, खासतौर पर मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो, यहाँ के जो मजदूर श्रमजीवी परिवार है उनको अपने वतन अगर जाना है तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। बसेस भी स्टैंड बाय रखी गई है, चाहे बोटाद हो, चाहे वलसाड़ हो, नवसारी हो। और अभी आपने जिस तरीके से सुना नवसारी के सांसद सी आर पाटिल को कि जो व्यक्ति अपने पास व्हीकल है वो जाना चाहते हैं तो जिला कलेक्टर उनको जो सर्टिफिकेट है वो दे देंगे, जिसके चलते वो अपने इलाके में जा सकते हैं। हालांकि इस बारे में क्लैरिटी नहीं है कि अगर वो सीमावर्ती इलाके तक ही पहुंचाएंगे तो वहां से फिर जाने की व्यवस्था क्या अलग अलग राज्यों को करनी पड़ेगी। इस मामले में अभी भी फैसला लेना बाकी है, क्योंकि हालांकि अभी स्टैंड बाय रहने को कहा गया है और जो लोग अपने तरीके से अपने व्हीकल में जाना चाहते हैं उनको जाने के लिए पासिस दी जाए और उसके चलते पर्सनल पासिस उनको ऑनलाइन करने होंगे, उनको निजी तौर पे जाना भी नहीं होगा कलेक्टर कचहरी। तो ये सारे प्रबंध अभी सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। बसेस स्टैंड बाय हैं और उनको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनको राज्यों की सीमाएं हैं वहां तक छोड़ने का प्रबंध फिलहाल के लिए जनक, लेकिन ये प्रक्रिया कब से शुरू होगी? दूसरे राज्यों को इन मजदूरों को कब तक पहुंचाया जाएगा? देखिए, आज अभी राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों एक दूसरे के संपर्क में, और जैसे आपने नवसारी के सांसद को भी सुना, पूरी तरीके से प्लान तैयार है। बस अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। केंद्र सरकार से जैसे मंजूरी आती है, चूंकि सामने छोर पर और राज्यों को भी उनको रिसीव करने होंगे, उनको स्कैनिंग करना होगा, उनके लिए क्या शेल्टर होम वहां पर रखे गए हैं, उनको 14 दिन क्वारंटाइन में रखना है तो किस तरीके की व्यवस्था होगी, तो वो जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसके मुताबिक काम होगा। तो ऐसे में जो राज्यों को रिसीव करने हैं, जो अपने राज्यों के जो मजदूर हैं उनको वहां पर ले जाना है, तो वहां कोई प्रोसीजर उन राज्यों को फॉलो करनी होगी। तो यहां से गुजरात सरकार को केवल मजदूर श्रमजीवी परिवारों को सीमा तक पहुंचाना है और उसके बाद अलग अलग राज्यों को अपने अपने जो इलाके के श्रमजीवी हैं उनको अपने इलाके में पहुंचाना है। तो उनका क्या प्रबंध किया जाए उसको लेकर तैयारियां हो रही है और जैसे ही केंद्र सरकार से अप्रूवल आता है ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गुजरात सरकार का यह बड़ा फैसला है। गुजरात में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों को पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। गुजरात के सूरत में पुलिस ने 100 से ज्यादा मजदूरों को पकड़ा है। लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे ये सभी मजदूर एक ट्रक में गलत तरीके से छिपकर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि पुलिस ने लॉकडाउन के बीच ट्रक को जांच के लिए रोका था। इस दौरान सभी मजदूरों के ट्रक के अंदर छिपे होने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने सभी को ट्रक से नीचे उतार कर पकड़ लिया। तो सूरत का ये मामला है। ट्रक में छिपकर ये सभी मजदूर जा रहे थे और उसके बाद इन सभी को पकड़ लिया गया। सूरत में तकरीबन 100 मजदूर ये थे जिनको पकड़ा गया है। ट्रक में छिपकर जा रहे थे ये सभी मजदूर। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने की बड़ी तैयारी में है। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ हुई बैठक में निर्देश दिए हैं कि दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को वापस लाया जाए। लॉकडाउन लागू होने के बाद से अब तक करीब 5 लाख मजदूर यूपी में वापस आ चुके हैं, जबकि एक अनुमान के मुताबिक करीब 10 लाख मजदूर अभी भी दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को उन सभी मजदूरों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं।
यूपी सरकार ने लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के 10 लाख से ज्यादा मजदूरों को वापस लाने के लिए प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसके तहत यूपी सरकार दूसरे राज्यों में 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके मजदूरों को वापस लाएगी। मजदूरों को वापस लाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, जिसमें अधिकारियों को दूसरे राज्यों में क्वारंटीन पूरा कर चुके मजदूरों की लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है। बताया गया कि मजदूरों को दूसरी राज्य सरकारों की मदद से यूपी बॉर्डर तक लाया जाएगा। इसके बाद सभी मजदूरों की बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी और साथ ही सभी मजदूरों की कोरोना जांच के सैंपल भी लिए जाएंगे और फिर बसों की मदद से सभी को उनके जिलों में पहुंचाया जाएगा, जहां पहले से तैयार शेल्टर होम में मजदूरों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। 14 दिन का क्वारंटीन पूरा करने के बाद मजदूरों को घर भेजा जाएगा। घर जाने वाले मजदूरों को राशन और 1000 रुपए भी दिए जाएंगे। अन्य प्रदेशों में 14 दिन क्वारंटाइन में पूरे कर लिए गए हैं। ऐसे श्रमिकों को, कामगारों को, मजदूरों को कैसे वापस लाया जाएगा, इसकी योजना बनाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है और ये कहा है कि ऐसे लोगों की सूची, इनकी टेस्टिंग हो गई कि नहीं, संबंधित राज्य सरकारों से वार्ता करके ये भी एक योजना बनाई जाए। देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच बीती रात सरकार ने जरूरी सामान के अतिरिक्त कुछ और दुकानों को खोलने का नया आदेश जारी किया। मोहल्ले की दुकानों को खोलने के इस नए आदेश के बारे में साफ करते हुए गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने जानकारी दी कि जो दुकानें सामान बेच रही हैं वो तो खुल सकती हैं, लेकिन जो सेवाएं प्रदान कर रही हैं जैसे सैलून, ब्यूटी ट्रीटमेंट, स्पा, उनको खोलने की अनुमति अभी नहीं है। गृह मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति भी नहीं दी गई है। गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही। अभी तक जो क्षेत्र कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते थे, वहां पर गृह मंत्रालय के आदेश से जो दुकानें एसेंशियल आइटम्स यानी कि आवश्यक वस्तुएं बेच रही थी, सिर्फ उनको खोलने की अनुमति थी। समय समय पर आवश्यकता अनुसार गृह मंत्रालय ने कुछ और प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, जैसे कि हाल में मोबाइल रिचार्ज की सुविधा के लिए। लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कल गृह मंत्रालय ने आदेश पारित किया है, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है, सिवाय शॉपिंग मॉल्स के। अभी बार्बर शॉप्स और हेयर सलून्स खोलने की अनुमति नहीं है। हमारे राष्ट्रीय निर्देश के अनुसार लिकर शॉप्स या शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कश्मीर से, जहां 24 घंटे के भीतर कोरोना के 40 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। एक दिन के भीतर कश्मीर से आने वाला ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। कुल मिलाकर कश्मीर घाटी में 495 लोग अब तक कोरोना के मरीज पाए गए हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि एक दिन के भीतर तेजी से बढ़ने वाला आंकड़ा कश्मीर घाटी में 24 घंटे के भीतर 40 मरीज है। इसमें साफ तौर पर अनंतनाग जिले में सबसे ज्यादा 21 मरीज पाए गए हैं, जबकि बांदीपुरा में 7 मरीज हैं। लेकिन अब इस पर चिंता जाहिर की जा रही है और तेजी से इस पर काम किया जा रहा है कि ये आंकड़े और ना बढ़ सकें, क्योंकि 24 घंटे के भीतर ही कश्मीर घाटी में 40 नए मरीज। दूसरी तरफ कोरोना संकट के बीच कई राज्य सरकारों ने दुकानों को फिलहाल बंद रखने का फैसला किया है। यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र और पंजाब के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश यानी चंडीगढ़ भी दुकानें खोलने के लिए जारी नई छूट को लागू करने के पक्ष में नहीं दिख रहा। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने आज से देश भर के मोहल्लों में दुकानें खोलने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि निर्देशों में यह भी साफ है कि छूट कोरोना हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लागू नहीं होगी। गृह मंत्रालय के इन निर्देशों का कई जगह असर भी दिखाई दिया। गुजरात सरकार ने राज्य के हर जिले में कल से दुकानें खोलने का फैसला किया है। हालांकि यह भी साफ कर दिया गया है कि रेड जोन वाले इलाकों में दुकानों को छूट नहीं दी जाएगी। वहीं गुजरात सरकार ने आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को भी 50% कर्मचारियों के साथ काम शुरू करने की इजाजत दी है। राज्य सरकार ने यह साफ किया है कि जिन जगहों पर छूट दी जाएगी वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क पहनना जरूरी होगा। गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद गुजरात सरकार ने यह फैसला किया है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कोरोना से जुड़ी।
कोरोना से इस जंग में अब संसद भवन में भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। दरअसल सांसद और विधायक सीधे जनता से संपर्क कर सकें, जनता उनसे संपर्क कर सकें, उन तक समस्याएं पहुंच सकें, इसके लिए यह कंट्रोल रूम बनाया गया है। और ऐसे में जबकि लोकसभा स्पीकर ने इस पूरे मामले में विधानमंडल के अधिकारियों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की और तत्काल प्रभाव से ये कंट्रोल रूम संसद भवन में शुरू हो चुका है। अमिताभ सिन्हा हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमिताभ, आखिर किस मकसद से और किस तरह की सहायता इस कंट्रोल रूम से मिल पाएगी जो संसद भवन में खोला गया है? बिल्कुल, जो सांसद एक जगह फंसा हुआ है, उनकी जनता उसके क्षेत्र में एक जगह फंसी हुई है, और लोकसभा सचिवालय जो उनका नोडल ऑफिस है, इन तीनों के ये सचिवालय जो नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, ये उन दोनों के बीच एक समन्वय स्थापित करेगा। अगर इन दोनों नंबरों पर जो 2 नंबर बताए गए हैं नियंत्रण कक्ष, उस पर अगर जनता के माध्यम से फोन आता है, फिर अगर सांसद उन पे फोन करता है कि यहाँ सहायता चाहिए, तो वो जिला प्रशासन से समन्वय करके वहां राहत पहुंचाई जा सकेगी। ये लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की एक पहल है, जो तमाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी तमाम राज्यों के विधानसभा के अध्यक्षों के साथ उन्होंने, और ऐसे नियंत्रण कक्ष उत्तराखंड और जैसे 4-5 राज्यों में भी स्थापित किए जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छी पहल है जनता, सांसद और लोकसभा के बीच एक समन्वय स्थापित करने की, लोकसभा अध्यक्ष की ये पहल। और अब संसद भवन में ही कोरोना से निपटने के लिए कंट्रोल रूम बना दिया गया, जो तत्काल प्रभाव से शुरू भी कर दिया गया है। कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में अपने फैसलों और महामारी से निपटने की रणनीति के लिए पीएम मोदी की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। इस मुद्दे पर अमेरिकी संस्था गैलप ने एक सर्वे करवाया है, जिसमें 83% भारतीयों ने माना कि पीएम मोदी की सरकार कोरोना से निपटने में ठीक से काम कर रही है। हालांकि इसी सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के काम को उनके देश के आधे से भी कम लोगों ने सही ठहराया। इस सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काम को सिर्फ 42% अमेरिकी नागरिकों ने ठीक बताया। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के काम को वहां की 47% जनता का समर्थन मिला, जबकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के काम को 49% और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के काम को भी 49% नागरिकों का समर्थन मिला। पंजाब में कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई। जाने माने क्रिकेटर रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने आज अमृतसर में लोगों का हाल पूछा और जरूरतमंदों को राशन बांटा, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी पालन होता दिखाई नहीं दिया। सिद्धू से मिलने और उनसे राशन लेने वालों ने लॉकडाउन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। ये बात गौर करने वाली कि पंजाब सरकार कोरोना की वजह से लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है, जबकि कांग्रेस के ही नेता सरकार के नियमों का सख्ती से पालन नहीं करवा रहे। तो नवजोत सिंह सिद्धू की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे अमृतसर में और लोगों को राशन भी बांटने पहुंचे थे, लेकिन इस सब के बीच उन्होंने जमकर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई और लोगों को उड़ाने भी दी। और बेहद अहम खबर कोरोना से जुड़ी हुई मंत्री समूह की एक बेहद अहम बैठक हुई है, जिसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है। 1 लाख पीपीई और मास्क तैयार करने की बात इसमें कही गई है, और ये है 104 ऐसी घरेलू कंपनियां हैं जो इन मास्क को तैयार करेगी, पीपीई तैयार करेगी, और 92,000 स्वयंसेवी संगठन जो लगातार इस तरह के कामों में सहयोग पहुंचाने में लगे हुए हैं, इनकी भी सहायता ली जाएगी। रवि सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रवि, ये एक बैठक जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्या फैसला लिया गया इसके अलावा भी? देखिए प्रशांत, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई जिसमें तमाम विभागों के मंत्री थे। इस बैठक में मंत्रियों के समूह को ये जानकारी दी गई कि देश में 1 लाख से ज्यादा पीपीई और N95 मास्क रोजाना तैयार किया जा रहा है, और इस तैयारी में 104 घरेलू कंपनियों को लगाया गया है। यानी कि 1 लाख से ज्यादा इनका प्रोडक्शन हो रहा है, जो भारत में ही हो रहा है। और ये तमाम चीजों की जानकारी मंत्रियों के समूह को दी गई है, क्योंकि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होती है उसमें जो अभी तक की तैयारियां हैं उसकी भी जानकारी दी जाती है, आगे की रणनीति क्या होने वाली है उसके बारे में भी चर्चा होती है। इसके अलावा ये 9 कंपनियों को 59,000 वेंटिलेटर तैयार करने के लिए इस बैठक में कहा गया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 92,000 स्वयंसेवी संगठन और नागरिक संगठन कोरोना की लड़ाई में पूरे देश में जुटे हुए हैं, और माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं उनको खाना पहुंचाने से लेकर और उनके तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराने
में लगे हुए हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में यह भी कहा गया है कि जो टेस्टिंग की रणनीति है वो देश में जिले स्तर पर क्या है, देश के अलग अलग जो राज्यों में उसको लेकर क्या है, टेस्ट किट कितने ज्यादा उपलब्ध है, इन तमाम चीजों पर भी समीक्षा में कहा गया है। 1,24,00,000 लोग कोरोना की जंग में लगे हुए हैं। इसमें कोरोना वायरस जो वॉरियर्स हैं वो भी शामिल हैं। तो एक बड़ी बैठक थी और इसमें तमाम चर्चा भी हुई, समीक्षा बैठक हुई और कुछ, लेकिन इस बैठक में ये बड़ी जानकारी आई कि 1 लाख पीपीई और N95 मास्क इसमें तैयार किए जा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से। सीएम योगी ने यूपी में खाने पीने और जरूरी सामान की सप्लाई से जुड़े हर शख्स की कोरोना जांच के निर्देश दिए हैं। कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े कर्मचारियों के भी कोरोना टेस्ट करने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर यूपी के हर जिले में एक टीम बनाई जाएगी जो कोरोना से निपटने पर काम करेगी। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में छोटे उद्योगों को प्राथमिकता से शुरू करने के लिए भी कहा है। और अब बात पाकिस्तान की। कोरोना की महामारी को लेकर पाकिस्तान में एक बार फिर इमरान खान की फजीहत हो रही है। कोरोना के बारे में इमरान खान के हर एक फैसले की हर तरफ आलोचना हो रही है। सबसे पहले मस्जिद खोलने के इमरान सरकार के फैसले को लेकर पाकिस्तान में महाभारत मचा हुआ है, तो लॉकडाउन पर पाकिस्तान में इमरान खान की तैयारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। मीडिया ने डॉक्टरों के हवाले से कहा है कि इमरान खान सरकार मस्जिद खोलकर गलत कर रही है, तो पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर इमरान खान देश को कहां ले जाना चाहते हैं। कराची प्रेस क्लब से कराची के डॉक्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें डॉक्टर्स ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब से और उलमाए दीन से उन्होंने ये डिमांड किया। बड़े वाशगाफ अल्फाज में उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने और प्रेसिडेंट ने जो फैसला किया वो एक गलत फैसला है। कोरोना वायरस और इस वबा के खिलाफ जो जंग है, उस जंग के सबसे आगे की सफ़ों में डॉक्टर्स खड़े हैं। इस एलामिये ने, इस मुआहदे ने अवाम की जहालत, उलमा की बेबसीरती और हुकूमती नाअहली बेनकाब कर दी, और हम एक मरतबा फिर उसी इफ़ एंड बट्स के चौराहे में खड़े हो गए जहाँ से 72 सालों में हम खड़े हुए हैं। याद रहे, ज़हनों में रहे, अभी तक सऊदी अरब फैसला नहीं कर पा रहा कि हज इस साल होना है कि नहीं। याद रहे, उन्होंने 20 तरावी से 10 तरावी कर दी और कहा है सिर्फ मस्जिद का स्टाफ और खुदाम पढ़ेंगे और आगे इमाम पढ़ाएंगे, नमाजी पर पाबंदी है। याद रहे, 15 मुल्कों में अभी भी बाजमात नमाजों का मस्जिदों पर पाबंदी है और उनके अवाम पाबंदी कर रहे हैं। हुकूमत नहीं, अवाम कह रही है कि इससे अच्छा फैसला कोई नहीं है। उसमें फ़र्ज नमाजें हैं, ये तहज्जुद के साथ पढ़ी जाने वाली सुन्नत नमाज है। दीन क्या कहता है? हमारा दीन कहता है मैं मुर्दों पर सलामती। एक इंसान की जान खतरे में डालना, अपनी जान खतरे में डालना, खुदकुशी, दूसरे की जान खतरे में डालना, इक़दाम कत्ल। अच्छा, 3.5 लाख मस्जिदें इस मुल्क में, रमज़ान, इबादत, हमारा मिजाज, हमारे रवैये, कौन एहतियात करेगा? कौन एहतियात कराएगा? कौन 6-6 फुट रखेगा? वो खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करो। अगर आपको मिल गया, इमरान खान साहब कल कह रहे थे इबादत करनी, इबादत से कैसे रोक सकते हैं? सऊदी अरब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तमाम मस्जिदें बैतुल्लाह की बेटियां हैं। तो जो माँ हैं वहाँ क्या हो रहा है? खाली करवा ली गई। जो नबी का घर है, जो मेरे लिए शफात का घर है, वहाँ क्या हो रहा है? खाली करवा लिया गया। और यहाँ क्या हो रहा है? बेटियों में जाके नमाजें पढ़ो। और फिर दूसरी बात, वो उन्होंने जो फरमाया कि आज़ाद मुल्क है। ओए, आज़ादी यूरोप, अमेरिका, बरतानिया में नहीं है। वहाँ चर्च पूछा है किसी ने? अच्छा, किसी मुल्क में मुशावरत हुई हो, किसी मुल्क में मुशावरत हुई हो, किसी मुल्क में उलमा के साथ बैठे हों और हमारी पहली मुशावरतों पे, एक चांद मुशावरत, एक ईद मुशावरत, पोपल ज़ई मुफ्ती मुनीब मुशावरत, कभी कोई हल निकला है? ओ खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करो, कंफ्यूज लोगों। तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान एक बस है जिसका ड्राइवर तो इमरान खान होना चाहिए था, मगर वो ड्राइवर जो है वो बस कंडक्टर बन गया है, और ड्राइवर जो है अब पता नहीं कौन है और किसी को पता नहीं है ये बस जा किधर रही है। ये एक टोटल कंफ्यूजन है। अब सिंध गवर्नमेंट और डॉक्टर्स और WHO कहती है हार्ड लॉकडाउन होना है, इमरान खान कहता है सॉफ्ट होना है, फिर कहता है नहीं स्मार्ट होना है, अब फिर कह रहा है हार्ड होना है। पर समझ नहीं आ रही है भाई क्या हो रहा है। मगर एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारा एक्सपीरियंस ये हमें बता रहा है कि जब तक पीक कर्व, इन्फेक्शन का कर्व पीक ना करे और 2 हफ्ता उसी तरीके से ना चले, उस वक्त तक कोई हमारे को चैन नहीं हो सकता है।
कोरोना वायरस की मार से पाकिस्तान बुरी तरह तड़पने वाला है, क्योंकि जुलाई आते आते पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2 लाख की संख्या को पार कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह आशंका जाहिर करते हुए चेतावनी भी दी है कि अगर पाकिस्तान अब भी नहीं संभला और ठोस कदम नहीं उठाए तो इसकी भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। WHO के अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने कोरोना को रोकने के कारगर उपाय नहीं किए हैं, लिहाजा वहां के मौजूदा हालात के मद्देनजर एक अनुमान ये लगाया गया है कि जुलाई के मध्य तक पाकिस्तान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2 लाख की गिनती को पार कर सकती है। WHO की इस आशंका के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल बन गया है। उधर लाहौर में डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार उन्हें सुरक्षा किट मुहैया नहीं करवा पा रही है। ऐसे में मरीजों का इलाज करना मुमकिन है। कोरोना को हराने के लिए भारतीय वायुसेना ने पूरे दमखम से मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय वायुसेना के IL-76, C-17 ग्लोबमास्टर, AN-32, C-130 डॉर्नियर और MI-17 हेलीकॉप्टर इस वक्त कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए तैनात किए जा चुके हैं। भारतीय वायुसेना के विमान अभी तक 500 टन से भी ज्यादा मेडिकल सामग्री देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा चुके हैं। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े मालवाहक विमानों में से एक IL-76 देश के पूर्वोत्तर के राज्यों में मेडिकल सामग्री पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। इस विमान की क्षमता 43 टन तक सामान ढोने की है और इस वक्त विमान से 20 टन से ज्यादा सैनिटाइजर, मास्क, PPE किट और दूसरे जरूरी सामान भेजे जा रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद है दिल्ली के कार्गो टर्मिनल पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी ट्रॉलीज हैं इनमें सैनिटाइजर्स हैं, मास्क है और बाकी अलग अलग ऐसे जो मेडिकल इक्विपमेंट है जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में भेजे जाने हैं। और इसके पीछे आप देख सकते हैं कि क्योंकि लॉकडाउन के चलते एयर ऑपरेशंस बिल्कुल बंद है, कोई एयरक्राफ्ट यहाँ नहीं उड़ रहा है, सिर्फ कार्गो फ्लाइट्स उड़ती हैं, वो भी सरकार की तरफ से जिन कार्गो फ्लाइट्स को उड़ने की इजाज़त दी जाती है। और अब फ़िलहाल जो है इस एयरपोर्ट पे जो कार्गो सेक्शन है यहाँ पे एयरफोर्स के IL-76 में लोड किया जा रहा है सामान। ये सारा का सारा सामान जो है फ़िलहाल नॉर्थ ईस्ट जाना है और नॉर्थ ईस्ट में जाकर गुवाहाटी तक जाएगा। गुवाहाटी के बाद जो है बाकी हिस्सों में जो है इसको पहुँचाया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ मिज़ोरम, यानी कि ये जो पैकेट्स है यहाँ से पहले गुवाहाटी जाएंगे, उसके बाद भी अलग अलग जगह, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ मिज़ोरम लिखा हुआ है, यानी कि मिज़ोरम के लिए ये सारे पैकेट्स हैं, तो यहाँ से गुवाहाटी जाएंगे। गुवाहाटी जाने के बाद जो है अलग अलग जो जगह पर जो इनको पहुँचाया जाएगा, इनमें मास्क है, सैनिटाइज़र है और आप देख सकते हैं कि ये IL-76 है, ये लगभग जो है आधा भर चुका है और इतना सामान जो है फ़िलहाल बताया जा रहा है कि 20 टन से ज़्यादा सामान जो है यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में भेजा जा रहा है। हालांकि इस एयरक्राफ्ट की जो कैपेसिटी है वो 43 टन के आसपास है। कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना अपनी पूरी ताकत से जो है इस मुहिम में लगी है कि कोरोना को कैसे हटाना है और उसी के मद्देनज़र लगातार जो है ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ये IL-76 इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट गुवाहाटी तक जाएगा और उसके बाद अलग अलग ऐसी जगहों पे जहाँ पे कि बाय रोड भी नहीं जा सकते, वहाँ पे हेलीकॉप्टर के ज़रिए लोगों तक ये सामग्री पहुँचाई जाएगी। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ संदीप बोल, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। ईडी को तबलीगी जमात के मुखिया और मरकज से जुड़े ट्रस्ट के बैंक खाते का पता चला है। ईडी की तफ्तीश में मदरसा काशी उल उलूम नाम के ट्रस्ट का पता चला है, जिसके नाम से दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात और मौलाना साद का बैंक खाता है। ईडी के मुताबिक 1973 से चालू इस खाते में करोड़ों रुपए के लेन देन का पता चला है। ईडी ने बैंक से इस ट्रस्ट के खाते की सारी जानकारी मांगी और ईडी मौलाना साद और उसके बेटे से जल्द ही पूछताछ कर सकती है। न्यूज़ 18 ने सबसे पहले मौलाना साद से जुड़े ट्रस्ट के बैंक खाते की जानकारी दी थी।